अब जो बजट आ रहा है, जाहिर सी बात है उसमें हमने जो टैक्स को इकट्ठा भी करना है, इसमें आपको तनख्वाहदार तबके के लिए क्या नजर आ रहा है, उसमें और कितनी सख्ती आनी है हमारे ऊपर, कितना मुतासिर होते हैं हम दिखाई दे रहे हैं? देखिए मारिया, इसमें तनख्वाहदार तबके में मैं बाद में आता हूँ। अगर इसमें IMF ने हमें कहा कि आप 13,000 या 12,500 का टैक्स कलेक्शन टारगेट कलेक्ट करें, तो ये नुस्खा तबाही का है। हमें चाहिए कि हम उनसे 11,500 पे एग्री कराएं, क्योंकि अगर आपने 12,500 या 13,000 एग्री किया तो फिर आप कोई भी स्पेस नहीं दे सकेंगे और कोई करेक्शन नहीं कर सकेंगे। और फिर ये आप सैलरी तो खैर इतना बड़ा कलेक्शन नहीं होता, मगर सैलरी में जो जाती हो रही है उसको आप सही नहीं कर सकेंगे। तो पूरा जो टेस्ट है इस वक्त बजट का वो ये है कि IMF को हम 11,500 पर एग्री करा सकें या नहीं करा सकें। मैं इस बारे में अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी साइड से कभी भी इस मैटर पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई, और जो लोग पाकिस्तान की बजट की नेगोशिएशन करते हैं आज भी जो कर रहे हैं, मैं औरंगजेब साहब को शामिल करके कहता हूँ, क्योंकि औरंगजेब साहब को टैक्स में अभी वो बहुत अभी रिसेंटली आए हैं, और जो चेयरमैन साहब FBR हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी IMF की फिगर को टच कर सकें, और यही पाकिस्तान का नुस्खा है तबाही का। लेकिन शब्बर साहब, लेवरेज कितनी है? मतलब जब आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि IMF के प्रोग्राम के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, आप बिल्कुल घुटनों के बल जाके किस्तें जब ले रहे हैं, तो आपके पास नेगोशिएशन का कितना मार्जिन है? आप 11.5 में कह रहे हैं कि बनवा ले, कैसे बनवा ले? नेगोशिएशन का मार्जिन ये है ना बारिया, आप मुझे बताएं कि केयर टेकर चले गए, केयर टेकर के बाद ये आ गए, आपने एक भी इंडस्ट्री प्राइवेटाइज की? आप बताएं, क्या आज प्राइवेटाइजेशन ऑफ दी स्टील मिल जिसपे आप 40 साल से रहे हैं, क्या किसी कैबिनेट का हिस्सा है? तो जब आप ऐसी बातें करेंगे और दो पल्लों में खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका नतीजा यही होगा ना जी। या आप मुझे बताएं कि कहाँ आपने कभी उनको ये कहा कि हम बिजली की पैदावार, बिजली की खपत, मतलब बिजली की इस्तेमाल कम करेंगे? तो आप तो चाहते हैं स्टेटस क्यू बनाएं और उनसे एक कागज साइन कराएं और पैसे लेके बाद पे साइड पर हो जाएं। लेकिन शबर साहब, PIA नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भाई दिखा रहे हैं, PIA के लिए प्रॉपर बिडिंग हो रही है। PIA तो प्राइवेटाइजेशन के फेज में, सेकंड फेज में, अब तो उन्होंने उसके लिए आइडेंटिफाई करनी है ना कि पार्टी जिन 7 पार्टियों ने बीट किया है उनमें कोई इंटरनेशनल पार्टी नहीं है, और मैं बड़ा कंसर्न हूँ, मैं इसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई एक पार्टी भी सीरियस बिडर है और वो इनको कोई अच्छे पैसे देने या सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। हाँ सही, अगर वो देखे ना, ये तो अभी कागज है ना। मैं ये कह रहा हूँ, जो इसको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टील मिल कहाँ चला गया और बहुत सारी चीजें वो कहाँ चली गई, ये क्या खेल है, मुझे समझा देना जरा। अच्छा, वो तनख्वाहदार वालों को बता देना, क्योंकि वो मुझे पर्सनली वेरी इंटरेस्टेड सवाल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत है? अब तो एक और काउंसिल भी बना दिया उन्होंने, उसके ऊपर एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बना दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपके पास बजट आने में तकरीबन 20-25 दिन रह गए हैं और आपने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जिसमें वजीर खजाना शामिल नहीं है। आपको ये बात देखी आपने शायद इस पे गौर नहीं किया, उसमें वजीर खजाना नहीं है। आपने किसी मुल्क में ऐसा देखा है कि जिसमें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में वजीर खजाना नहीं हो? तो फिर इसका मकसद क्या है वजीर खजाना के बगैर? नहीं, तो आप पूछिए ना, आप मीडिया में बैठी हैं, मैं तो नहीं बैठा ना। आप लोगों ने लिस्ट नहीं पढ़ी? आपने उस काउंसिल के नामों की लिस्ट पढ़ी है? सर पढ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वजीर खजाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो काउंसिल है, क्या आप इसको कह रहे हैं उसमें वजीर खजाना भी वजीर खजाना भी नहीं है, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस अली मलिक भी नहीं है। मुझे ये समझा दें कि फिर किसके हाथ में घोड़े की लगाम है? मुझे तो घोड़े की लगाम एस्टर पिरूस के हाथ में नजर आती है, जो कि एक स्पेनिश लड़की है जो कि यहाँ बैठी है, जो IMF की रिप्रेजेंटेटिव है। ये बताए ना, घोड़े की लगाम किसके हाथ में है इस वक्त, ये तो बताए ना। सर वो तो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया ना प्रोग्राम के शुरू में कि ये तो IMF का अप्रूव्ड बजट है ना, IMF की मर्जी के बगैर हम इधर से उधर चीजें नहीं हिला सकते। आपने कहा कि नेगोशिएशन नहीं करते, मेरा सवाल था कि नेगोशिएशन कैसे करें जब खुद आपने इतनी ज्यादा एक वीक पोजीशन से आपने बातचीत करनी है। अब मुझे बताइए कि इस बजट के नतीजे में जो टैक्सेस लग रहे हैं उसमें क्या ज्यादा हिस्सा तनख्वाहदारों से निकाला जाएगा या कोई और क्रिएटिव तरीके भी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? नहीं, तनख्वाहदारों से नहीं निकाला जाएगा। वो इम्पोर्ट के ऊपर और टैक्स बढ़ा देंगे
اور اس کا نقصان انڈسٹریز کو ہوگا اور جو ہماری انڈسٹریلائزیشن رکی ہوئی ہے وہ مزید کریمپ ہو جائے گی۔ یہ تنخواہداروں کا تو بہت تھوڑا اماؤنٹ آئے گا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ یہ جو طریقے ابھی میں سن رہا ہوں جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے تباہی کے لیے جا رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہنی مون چل رہا ہے نا اس وقت، یہ صرف جولائی اگست تک ہے۔ جولائی اگست کے بعد گرمی بھی ہوگی اور ہر طرح کی گرمی ہوگی اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوگا ان کے ساتھ بجٹ کے بعد۔ یہ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ ای اے سی بنا دی، کبھی پی ایس سی بنا لی، کبھی کوئی کمیٹی بنا دی، کبھی کسی کنسلٹنٹ کو بلا دیا، اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے کھیل چل جائے گا۔ یہ اس طرح سے کھیل نہیں چلنے والا۔ میں اورنگزیب صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں، میں انہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہنی مون کا پیریڈ میکسیمم 2 مہینے ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کرے، کیونکہ عوام اس کو برداشت نہیں کرنے جا رہی۔ جو آگے مجھے نظر آ رہا ہے، آپ دنیا میں کبھی بھی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے انڈیکیٹر کے اوپر آپ نے کبھی ملکوں کے عوام کو فائدہ نہیں دکھایا۔ آپ یہ کہتے ہیں میرا مہنگائی کم ہو گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کم ہو گئی، یہ ساری چیزیں عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو یہ سمجھانا اب عام آدمی کو پڑتا ہے۔ بجلی کے اندر پرابلم آنے والی ہے، گرمی کا لیول بہت بڑھنے والا ہے۔ تو میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں آنکھیں کھولنی چاہیے، سیاسی مفاہمت کرنی چاہیے، اپنی ایروگینس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، ان کی جو رولنگ پارٹی کا لیڈر آج بھی 2018 کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بارے میں باتیں کر رہا ہے، مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔